बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम करेंगे जी चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले 3.1 की स्टेटमेंट देखते हैं। हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली, एक हेलीकॉप्टर सीधा ऊपर को जा रहा है एट द रेट ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये है इनिशियल वेलोसिटी हेलीकॉप्टर की। When it is at this height 156.8 above the ground, a stone is dropped. अब वो जो हमारे पास हेलीकॉप्टर है, ऑल्दो वो ऊपर को जा रहा है, जब आप उससे स्टोन ड्रॉप करेंगे तो आप सोचेंगे कि वो स्टोन नीचे आएगा। लेकिन हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा कि इनर्शिया जो है वो जब भी कोई बॉडी मूव कर रही हो तो उसका इनर्शिया उसको उसी डायरेक्शन में मूव करवाने की कोशिश करता है। अब क्योंकि हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा था, हेलीकॉप्टर के पास ये स्पीड थी, तो एक्चुअली यही स्पीड स्टोन की भी होगी ऊपर जाते हुए डेफिनेटली। जब आप उसको गिराएंगे, क्योंकि उसके पास ऊपर जाने वाली ये वेलोसिटी अभी है, तो वो थोड़ी देर के लिए ऊपर जाने की कोशिश करेगा, यहां तक कि ग्रेविटी उसको ओवरकम कर लेगी और फिर वो नीचे गिरेगा। यानी कि हेलीकॉप्टर से जिस पॉइंट पर मैं स्टोन गिराऊंगा उस पॉइंट से स्टोन नीचे आना शुरू नहीं करेगा, बल्कि स्टोन थोड़ी देर के लिए ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा और हमारे पास वो उस पॉइंट से एक्स्ट्रा डिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। तो दो बातें आप लोगों ने जहन में रखनी है। एक तो इनिशियल वेलोसिटी जो कि हेलीकॉप्टर की है, वो हेलीकॉप्टर की नहीं बल्कि स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी है जब हमने उसको गिराया, ठीक है। और दूसरी बात आप जरा देखिए, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो हम इसकी जो हाइट है 156.8 मीटर्स, ये वो डिस्टेंस है, ये वो डिस्प्लेसमेंट है। जब स्टोन को हमने फेंका उस वक्त ये जमीन से इतना डिस्टेंस या इतना डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका था। तो इस रीजन की वजह से मैं इसको नेगेटिव कर देता हूं, माइनस कर देता हूं। और फिर हमारे पास वो पूछता है कि हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड, कि स्टोन को कितना टाइम लगेगा जमीन पर वापस पहुंचने में। एक बात जो इसने नहीं बताई लेकिन मुझे मालूम है कि क्योंकि स्टोन पहले ऊपर जाएगा तो जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो होगी, लेकिन वो भी नेगेटिव होगी। तो ये है हमारे पास गिवन डेटा और ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। देखिए कैलकुलेशन बहुत सिंपल है इसकी। आप लोगों को मालूम है हम लोगों ने जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी वो थी S = VIT + ½ AT स्क्वायर। जब वर्टिकल मूव कर रही हो कोई चीज तो उसका डिस्टेंस जो है वो उसकी हाइट बन जाती है, तो क्यों ना मैं S की जगह H पुट कर दूं। और जब कोई चीज वर्टिकल मूव कर रही हो तो उसका एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, यानी कि जो G की वैल्यू। ये फॉर्मूला थोड़ा सा सिंबल चेंज हो गया इस लिहाज से। अब जरा वैल्यूज पुट करते हैं जी। हाइट हमें मालूम है -156.8। VI इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जी 19.6, और टाइम तो हमें नहीं मालूम, तो T को मैं एज इट इज लिख देता हूं। अब उसके बाद हाफ है, देन G की वैल्यू कितनी है जी -9.8। 9.8 मैं यहां लिख देता हूं और जो नेगेटिव साइन है वो मैंने यहां लिख दिया, और फिर T का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। ये बनेगा हमारे पास -156.8, यह आ जाएगा 19.6 इंटू T, और ये 2 इससे कैंसिल होगा तो ये हमारे पास बनेगा 4.9 T स्क्वायर। अब सबसे पहले तो मैं यहां पर एक काम करने लगा हूं, इस पूरी इक्वेशन को 4.9 से ही डिवाइड कर देता हूं। देखिए जी, यहां भी 4.9, यहां भी 4.9 और यहां भी 4.9। अब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये तो आ गया सिंपल 1 हो गया, तो हमारे पास यहां बन गया T का स्क्वायर। ये जाएगा जी 4.9 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता, तो ये बन गया 40। और इसी तरह यहां 4.9 को अगर 32 से हम मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है, तो ये आ जाएगा जी -32। अब आप इसको जरा सॉल्व कर लें, ये सारी चीजें दूसरी तरफ ले जाएं। ये -T का स्क्वायर है, इस साइड पर आएगा तो +T का स्क्वायर आ जाएगा। ये +40 है, दूसरी तरफ जाकर -40 होगा, और ये -32 तो ऑलरेडी दूसरी तरफ ही मौजूद है। तो अब जरा ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को। ये इक्वेशंस तो आप लोग ऑलरेडी देखते आए हैं 9th 10th में,
और ये हमारे पास क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना तो आप लोगों ने 9th और 10th में सीखा। और आप क्या करेंगे, इस मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, जिस टेक्निक को आप बोलते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग। तो ये अब मैं करने लगा हूं जी, जरा तवज्जो कीजिएगा। ये क्योंकि टेक्निक आपको आती है, तो ये हमारे पास बनेगा t² -40, इसको मैं भी छोड़ देता हूं, और -32 इज इक्वल टू 0। अब ये जो मिडिल टर्म है, इस मिडिल टर्म को मैंने दो ऐसी टर्म्स में डिवाइड करना है कि उनको ऐड करूं तो -4t ही आए, और मल्टीप्लाई करूंगा तो 32t² आए। तो वो दो टर्म्स जो है वो हमारे पास बनेंगी -8t + 4t, क्योंकि 8 4 32, और -8 + 8 ऐड करें तो -4, वही आंसर आ रहा है। बहरहाल ये चीज आप ऑलरेडी जानते हैं। अब जरा जी इसको सिंपल सॉल्व करते हैं। आपको पता है यहां इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, इन पहली दो टर्म्स में से t कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह जाएगा t, और यहां से t कॉमन चला गया तो बाकी रह गया 8। इसी तरह यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 4, अंदर क्या रह जाएगा t, और यहां पर 4 8 32 होता है तो अंदर रह जाएगा 8। मजीद सॉल्व करते हैं जी इसको। हमारे पास t - 8 फिर से कॉमन आ रहा है, तो t - 8 भी कॉमन ले लें, तो यहां से t - 8 कॉमन चला गया, बाकी रह गया t, यहां से भी t - 8 कॉमन चला गया तो बाकी रह गया 4, और ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों ने इस तरह से लिख दिया। अब देखें दो टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। जब दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो और आंसर 0 है तो इनमें से कोई एक तो 0 है, तो या तो t - 8 0 होगा या t + 4 0 होगा, क्योंकि अगर आपका आंसर 0 आ रहा है दो चीजों के मल्टीप्लाई होने से तो उनमें से एक 0 है। अगर ये 0 है तो t कितना आएगा, 4 उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा तो टाइम आएगा -4 सेकेंड। और अगर ये आंसर सही है तो -8 उधर जाकर +8 हो जाएगा तो टाइम आ जाएगा 8 सेकेंड्स। अब आप सोचें कि टाइम क्या नेगेटिव हो सकता है? टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव टाइम का मतलब है कि आप पास्ट में जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब फिर हमारा आंसर जो है वो होगा 8 सेकेंड्स, यानी कि वो पत्थर जो है जो हेलीकॉप्टर से फेंका गया है वो कितनी देर में वापस आएगा, 8 सेकेंड्स में वापस आएगा। ठीक है जी। अब जरा देखते हैं 3.2 न्यूमेरिकल। यूजिंग द फॉलोइंग डाटा, दिस इज योर डाटा। ये डाटा क्या बता रहा है कि टाइम के लिहाज से वेलोसिटी एक कार की, एक मोटर बाइक की बता रहा है, यानी कि जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी भी 0 थी, 30 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 10 थी, 60 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 20 थी, अगले 90 सेकंड में 20 थी, और ये सारा डाटा है। सबसे पहले वो कहता है ड्रॉ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हमने बहुत डिटेल में देखा, तो पहले मैं सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही ड्रॉ कर लेता हूं, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो जरा देखिए जी, हमें मालूम है कि 0 पर 0 है, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया कि जहां वेलोसिटी भी 0 है, ये वेलोसिटी का एक्सिस है y एक्सिस, और ये टाइम का एक्सिस है x एक्सिस। वेलोसिटी भी 0 और टाइम भी 0। अब जरा देखिए जी, हमारे पास 30 सेकंड पर टाइम वेलोसिटी है 10, ये है 30 सेकंड। 30 सेकंड्स पर वेलोसिटी कितनी है जी, 10 है, ये 10 बन रहा है। तो ये देखिए जी, हमारे पास ये पॉइंट आएगा। उसके बाद 60 सेकंड्स पर वेलोसिटी 20 है, ये 60 सेकंड्स है, और ये 20 वेलोसिटी। तो देखिए जी, हमारे पास 60 सेकंड्स पर वेलोसिटी 20 है। एक पॉइंट ये आ गया हमारे पास। अब जरा देखिए, 90 सेकंड्स, 120 सेकंड्स और 150 सेकंड्स पर वेलोसिटी 20 ही रही, 150 सेकंड तक, यानी यहां तक वेलोसिटी 20 ही रही, यानी कि इससे आगे वेलोसिटी यहां तक चेंज नहीं हुई, और 20 कांस्टेंट वेलोसिटी बता रही है हॉरिजॉन्टल लाइन। और फिर 180 सेकंड्स पर आकर वेलोसिटी जो है वो 0 हो गई, यानी कि बॉडी जो है वो रेस्ट पर आ गई। अब जरा देखिए जी, हमारे पास ये पॉइंट इस तरह से आ गया। तो ये है आपका ग्राफ, जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो आपसे पूछ रहा था। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम किस तरह से पढ़ेंगे कि भाई पहले ये लाइन बता रही है कि टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी कि बॉडी के पास एक्सेलरेशन है, और क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। उसके बाद ये बता रहा है कि अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन 0 है।
और ये बता रहा है कि अब वेलोसिटी कम हो रही है, यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अब जरा देखें फाइंड आउट क्या करना है। फाइंड हमने करना है शुरू में जो एक्सेलरेशन, इनिशियल एक्सेलरेशन, फिर एंड पर जब वो मोटर बाइक रुकी है तो फाइनल एक्सेलरेशन, क्योंकि उस वक्त भी बॉडी के पास एक्सेलरेशन है। और तीसरी बात जो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है वो है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, कि उस बॉडी ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। आइए ग्राफ से ये चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी निकालनी सीखी हैं, मगर फिर हम इनको दोबारा से करते हैं। तो जरा देखें, सबसे पहले इनिशियल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। मैं अपनी आसानी के लिए इन पॉइंट्स को नाम दे देता हूं। ये है पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई एंड पॉइंट एफ। ये नाम, यहां से यहां तक एक्सेलरेट कर रही है बॉडी। तो पहले इनिशियल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन तो ना एक्स एक्सिस पर है ना वाई एक्सिस पर है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको याद होगा मैंने बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या होता है? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ए से बी तक की स्लोप निकाल लो तो यही हमारे पास एक्सेलरेशन होगा इनिशियल। अब स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप होता है y में कितना चेंज आ रहा है ओवर x में कितना चेंज आ रहा है। पहले तो मैं ये दो पॉइंट सेलेक्ट करता हूं, पॉइंट A और पॉइंट B। अब जरा देखिए, पॉइंट A से पॉइंट B तक गए तो y में तो इतना चेंज आया, ये कितना चेंज बन रहा है? यहां से 0 से 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय, अगर आप पॉइंट A से पॉइंट B पर जाएं, B का x ये बन रहा है, तो कितना चेंज आ रहा है? 0 से 60 पर जा रहे हैं, 60 माइनस 0, ये बनेगा 20, ये बनेगा 60, ये बनेगा 2/6 या 1/3। इसे हम लिखेंगे 0.33 मीटर्स पर स्क्वायर सेकेंड। तो ये है हमारे पास इनिशियल एक्सेलरेशन। अब जरा देखते हैं जी, ये 0 से 20 गई थी 60 सेकेंड, अब ये 20 से 0 पर आ रही है, लेकिन देखो 150 से 180 30 सेकेंड्स में जाएगी। यानी कि मुझे एक बात तो यहीं से पता चल रही है कि इसके डी एक्सेलरेट होने का रेट बड़ा ज्यादा होगा, बड़ी तेजी से डी एक्सेलरेट होगी। तो आइए जरा देखते हैं जी फाइनल एक्सेलरेशन। किसके बराबर होगा फाइनल एक्सेलरेशन? फिर स्लोप निकालेंगे। अब इस लाइन की स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ CD, और इस लाइन की स्लोप किसके बराबर होगी? y में कितना चेंज आया ओवर x में कितना चेंज है। देखो x में तो अभी भी 150 से 180 जा रहे हैं, तो 180 माइनस 150 फाइनल में से नीचे। अच्छा, जब यहां पर आप इस तरह से y एक्सिस में एक नजर देखें तो आप 0 पर आ रहे हैं, 0 फाइनल है, आ कहां से रहे थे? 20 से, तो फाइनल माइनस इनिशियल माइनस 0 माइनस 20, ऊपर आ जाएगा आंसर -20, नीचे आंसर आ जाएगा 30। और जब आप इसका आंसर निकालेंगे आपका आंसर आएगा -0.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि बॉडी स्पीड कम कर रही है, ब्रेक लग रही है, जिसे हम डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये है हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसके बाद देखिए जी, तीसरी चीज हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करनी थी कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड, हमने डिस्टेंस कितना कवर किया। अब यहां तो डिस्टेंस भी नहीं, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कहां से आएगा? तो मैंने बताया था कि अगर आप ये पूरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया है, ये सारा एरिया ऐड कर दें ग्राफ का, तो आपके पास ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी आ जाएगा। हम देखेंगे टोटल डिस्टेंस किसके बराबर आएगा? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जितना एरिया आ रहा है। अब मैं इस शेप को तो नहीं जानता, लेकिन अगर मैं इस शेप को 3 हिस्सों में बांट दूं, एक ये तो ट्राइंगल बन रही है, एक ये रेक्टेंगल बन रही है, और फिर से ये एक एंड पर ट्राइंगल बन रही है, तो फिर टोटल डिस्टेंस जिसे मैं S कहूंगा वो किसके बराबर आएगा? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मैं इसे 3 चीजों में दूंगा, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल का मैं ये सिंबल देता हूं, ये ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, नाम बोलें जी
ABF प्लस इस चीज का एरिया, ये तो रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मैं ये सिंबल दे देता हूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, नाम बोले जी BCEF प्लस इस ट्राइंगल का एरिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, ये है हमारे पास। अब ट्राइंगल का एरिया निकालना आता है जी सबको। क्या है ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला? कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस ये चीज होती है, हाइट ये चीज। इस ट्राइंगल में हाफ, बेस कितनी है जी 0 से 60 बना, इंटू हाइट कितनी बनती है ये देखें जी, हाइट 0 से 20 तो 20 बनता है। अच्छा जी, रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू विड्थ। लो भाई ये रेक्टेंगल, ये वाली लेंथ कितनी है, ये लेंथ कर लें 60 से 150 कितना डिफरेंस हुआ? 90 का माइनस करेंगे तो लेंथ आ गई है, इंटू विड्थ, दूसरी साइड तो 20 ही बन रही है। एंड देन थर्ड ट्राइंगल 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस, इसकी बेस कितनी है 150 से 180 30, इंटू हाइट कितनी है, हाइट अभी भी 20 ही है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो S आ जाएगा जी, ये 2 10s are 20 और ये आ जाएगा 600। 90 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1800 और इसका आंसर आ जाएगा 300। जब आप इसको टोटल निकालेंगे इसका आंसर आएगा डिस्टेंस का 2700 मीटर्स, जिसे आप 2.7 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। तो ये है तरीका किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, जिसके अंदर किसी भी एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं आ रहा होता, किसी भी एक्सिस में जो है वो डिस्टेंस नहीं आ रहा होता, फिर भी हम डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं और एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं 3.3 न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट जरा देखते हैं 3.3 की स्टेटमेंट। अ प्रोटॉन मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 1 × 10⁻⁷। So this is the initial velocity of proton. Passes through this much thick sheet of paper. इतनी thick sheet, तो इतनी thick है तो इतना distance travel करना पड़ेगा प्रोटॉन को। तो ये distance है बेसिकली 0.020 सेंटीमीटर। आपको इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर ये मीटर्स में आ जाएगा, ऐसा यूनिट में। एंड इमर्जेस, और निकलता है प्रोटॉन दूसरी तरफ से विद अ स्पीड ऑफ 2 × 10⁶ मीटर्स पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी कम हो चुकी है, तो 2 × 10⁶ मीटर्स पर सेकेंड। एज्यूमिंग यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन, दो चीजें फाइंड आउट करनी है, फाइंड रिटार्डेशन एंड टाइम टेकन टू पास थ्रू पेपर। तो फाइंड आउट क्या करना है जी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, और दूसरी क्या चीज फाइंड आउट करनी है कि टाइम कितना लगेगा उसको पास करने में। तो आइए जरा देखते हैं, सबसे पहले हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं ताकि एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सके। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहते हैं जी, 2as = vf² - vi²। यह है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ 2 एक्सेलरेशन ही तो फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस हमें मालूम है 0.0002 = फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि 2 × 10⁶ का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी थी 1 × 10⁻⁷²। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 0.0004। यहां स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 10⁻⁶ का स्क्वायर 10⁻12 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 10⁻7 का स्क्वायर 10⁻14। अब ये उधर जाकर डिवाइड होगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा
4 into 10 raised to the power 12 minus 1 into 10 raised to the power 14 divided by ये 0.04004 इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाकर ये डिवाइड होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.004। अब जरा देखते हैं इसका आंसर। अब जब आप सॉल्व करेंगे इसका आंसर आएगा -2.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही यूनिट जो एक्सेलरेशन का होता है। लेकिन नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जब प्रोटॉन पेपर में एंटर होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी और जब बाद में निकले तो उसकी स्पीड कम होगी। इसका मतलब स्पीड डिक्रीज करे, जब भी स्पीड डिक्रीज करे तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है। तो ये हो गया एक पार्ट। दूसरा कह रहा है टाइम फाइंड आउट करें। अब जरा देखिए, टाइम फाइंड आउट करने के लिए हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, A इज इक्वल टू VF माइनस VI ओवर T। हमें तो चाहिए टाइम, तो टाइम को इधर ले जाए, एक्सेलरेशन इधर आ जाएगा, तो रीअरेंज करते हैं, ये बन जाएगा VF माइनस VI ओवर T। अब जरा देखते हैं जी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम है कितनी है, 2 into 10 raised to the power 6 माइनस करनी है उसमें से इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी थी 1 into 10 raised to the power 7 डिवाइड करना है टाइम के साथ, और टाइम हम लोगों ने डिवाइड करना है हम लोगों ने एक्सेलरेशन के साथ। सॉरी, ये एक्सेलरेशन इधर आएगा तो यहां आ जाएगा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन से डिवाइड करना है। एक्सेलरेशन कितना है जी? एक्सेलरेशन अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है -2.4 into 10 raised to the power 7, -2.4 into 10 raised to the power 7। अब आपने ऊपर पहले माइनस करना है और फिर इससे डिवाइड करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.33 into 10 raised to the power -11 seconds। तो ये है टाइम जिसमें वो पेपर के एक तरफ से एंटर होगा और दूसरी तरफ से निकल सकेगा। तो ये था हमारे पास 3.3 न्यूमेरिकल। आइए जरा देखते हैं एक नजर न्यूमेरिकल 3.4 को। तो 3.4 कहता है कि टू मासेस M1 एंड M2 आर इनिशियली एट रेस्ट। दो मासेस हैं M1 और M2, और ये दोनों मासेस जो हैं वो रेस्ट पर है। और अगली बात ये कह रहा है कंप्रेस्ड स्प्रिंग कंप्रेस्ड बिटवीन देम, और उनके दरमियान एक स्प्रिंग है, यानी कि हमने स्प्रिंग रखा हुआ है और दोनों मासेस को हमने इस तरह से करीब लाकर बीच में स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस कर दिया और रख दिया। आपको मालूम है इस सूरत में उनमें एनर्जी स्टोर हो चुकी है। जैसे ही मैं छोड़ूंगा फौरन स्प्रिंग जो है वो एक्सपैंड करेगा और वो धक्का देगा, दोनों मासेस जो है वो दोबारा से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये तो है स्टार्टिंग स्टेट। इसमें ये भी रेस्ट पर है और ये भी रेस्ट पर है, बट व्हेन स्प्रिंग इज रिलीज्ड तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी? तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा सिनेरियो। जब स्प्रिंग रिलीज होगा M1 इधर को मूव करेगा और M2 इधर को मूव करेगा। ठीक है, अब स्प्रिंग हो गया रिलीज, M1 इधर मूव करेगा वेलोसिटी V1 डैश से और M2 इधर मूव करेगा वेलोसिटी V2 डैश से। तो ये तो हो गया हमारे पास गिवन डाटा। तो गिवन डाटा क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है और दूसरे ऑब्जेक्ट की भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और उनके मैसेज क्या है पहले ऑब्जेक्ट का M1 और M2। नाउ वो कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ देयर वेलोसिटीज आफ्टर द स्प्रिंग हैज बीन रिलीज। जब स्प्रिंग रिलीज हुआ तो इसकी वेलोसिटी V1 डैश थी, इसकी वेलोसिटी V2 डैश थी, इनकी रेशियो क्या है? ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ देयर वेलोसिटी फाइंड आउट क्या करना है, V1 डैश और V2 डैश की रेशियो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब जरा देखिए जी, कैलकुलेशन इसकी बड़ी सिंपल है। यहां सारा खेल जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का है। तो आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि इनिशियल मोमेंटम M1 V1
प्लस M2V2 किसके बराबर है? M1V1 डैश प्लस M2V2 डैश। अब बात कुछ इस तरह से है कि हमें मालूम है कि M1V1 और M2V2 जीरो हो जाएंगे क्योंकि V1 और V2 इनिशियल वेलोसिटीज हैं और वो तो थी जीरो, तो लेफ्ट हैंड साइड सारी की सारी जीरो हो गई। राइट हैंड साइड में हमारे पास एक रह गया M1V1 डैश। और अगली बात अब जरा ध्यान से सुनने वाली है, देखिए V2 डैश और V1 डैश एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, तो हम कह सकते हैं अगर ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो यहां पर हम V2 के साथ नेगेटिव साइन डालेंगे तो ये बन जाएगा M2V2 डैश बट नेगेटिव में। ठीक है जी, जब ये V2 डैश की वैल्यू पुट करेंगे ये नेगेटिव उधर जाकर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा M2V2 डैश और इधर क्या रह जाएगा? M1V1 डैश। अब याद करें हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड द रेशियो V1 डैश और V2 डैश। V1 डैश तो है, ये V2 डैश इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर इसको डिवाइड कर देते हैं, तो V1 डैश V2 डैश उधर जाकर डिवाइड हो गया। M1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा M2 डिवाइडेड बाय M1 और यही रेशियो आप देख सकते हैं कि वेलोसिटीज की रेशियो क्या आई है, जो मास की रेशियो है, लेकिन इनवर्स रेशियो है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि रेशियो सिर्फ मास की रेशियो के बराबर नहीं आई बल्कि इनवर्स रेशियो है। इसका क्या मतलब है ये भी समझ लें। इसका मतलब ये है कि V1 अगर ऊपर है तो M1 नीचे है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, और ऐसा ही है अगर एक मास आप इस तरह से रिलीज करें, जिसका मास कम होगा उसकी बैकवर्ड वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जिसका मास ज्यादा होगा जो भारी होगी वो कम वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगा। तो ये था न्यूमेरिकल 3.4। ये थे आज के न्यूमेरिकल जो हम लोगों ने काफी लेंथी न्यूमेरिकल है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जरा देखेंगे कि 3.4 से ऑनवर्ड न्यूमेरिकल किस तरह से करने हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।